हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। हालांकि 2 लाइव वीडियोज आ चुके हैं इसके ऊपर बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स में, जिसमें मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस और उसके न्यूमेरिकल्स, दूसरे वीडियो में उसके न्यूमेरिकल समझाए थे। लेकिन स्टार्टिंग आज हम बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये किस ये सब्जेक्ट है वो किस किस के लिए बेनिफिशियल है, किन किन के लिए बेनिफिशियल है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, जो स्टूडेंट्स BTR से मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है ना, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से। अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, उनके लिए बेनिफिशियल है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स जो है सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, तो उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, उनकी सरलता के लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। दूसरा, जो लोग बीटेक कर रहे हैं और अभी किसमें है, फर्स्ट ईयर में है, डिग्री कोर्स है, फर्स्ट ईयर में उनके एक सब्जेक्ट आता है जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से है। अब चूंकि ये बाईलैंग्वेज कोर्स में पढ़ाऊंगा, मतलब दोनों ही भाषाओं में, हिंदी में भी बोलूंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, जिससे कि बाईलैंग्वेज है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अधिकतर हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उनके लिए ये हिंदी मीडियम मतलब हिंदी में समझाऊंगा तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। और इंग्लिश टर्म्स यूज करूंगा, टर्मिनोलॉजी, तो उससे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो इंग्लिश में उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स है। तो अपन बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स और बीटेक के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बात एक ही है, दोनों का नाम अलग कर दिया गया है, बाकी नाम एक ही है, मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो हमने एक नाम दिया बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और पीक लेवल तक चलेंगे, हाईएस्ट लेवल तक चलेंगे। न्यूमेरिकल्स है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, धीरे 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 कॉन्सेप्ट वाइज हम चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, मैकेनिक्स है क्या। सबसे पहले तो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी, जब हम 12th क्लास की बात करते हैं तो उसमें भी फिजिक्स में एक टर्म चलती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स है क्या चीज, देखिए इसको हिंदी में तो कहा जाता है यांत्रिकी, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह क्या है, हम कह सकते हैं विज्ञान की एक शाखा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना, विज्ञान की एक शाखा है जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ बॉडी व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन। मतलब यह एक विज्ञान की शाखा है जो कि किसी भी बॉडी के, किसी भी वस्तु के किससे डील करती है, व्यवहार से। बिहेवियर का मतलब व्यवहार से डील करती है। अब वह वस्तु चाहे तो वैन बॉडी, जब वस्तु किसमें हो, या तो स्थिर हो, रेस्ट का मतलब या तो स्थिर हो या फिर गतिशील हो, मोशन में हो, गतिशील हो, ठीक है ना। उस सब्जेक्ट को क्या नाम दिया गया है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक विज्ञान की शाखा है जो कि वस्तु के बिहेवियर से, व्यवहार से डील करती है, जब वस्तु किसमें हो, या तो रेस्ट पोजीशन में हो या फिर मोशन में हो या गतिशील हो, ठीक है ना। कितने टाइप की होती है मैकेनिक्स, 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। यांत्रिकी के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला तो क्या है, स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स, ठीक है ना, दूसरा है डायनेमिक्स। अब देखिए स्टैटिक मतलब जब हम स्टडी करेंगे, जब हम अध्ययन करेंगे किनका, उन वस्तुओं का जो कि क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ बॉडीज इन रेस्ट मतलब स्थिर वस्तुओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें कौन सी मैकेनिक्स आएगी, स्टैटिक्स। और दूसरी आती है डायनेमिक्स, मतलब स्टडी ऑफ बॉडीज इज इन आर इन मोशन।
आर इन मोशन। जब वस्तुएं क्या होंगी, गतिशील होंगी, मतलब गति कर रही होंगी। जैसे मान लीजिए कोई बेलन है वो लुढ़क रहा है, तो वो डायनेमिक्स में वो गतिशील है। कोई पहिया है, व्हील है, वो लुढ़क रहा है, तो वो गतिशील है, ठीक है ना। तो उसमें कौन सी मैकेनिक्स आएगी, डायनेमिक्स, ठीक है। अब डायनेमिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार के डायनेमिक्स होती है। पहली होती है जिसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स, और दूसरी होती है काइनेटिक्स। देखिए सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है ना, 2 मिनट का है। तो सबसे पहला आता है डायनेमिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा आता है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। ध्यान देने वाली बात क्या है, काइनेटिक्स ये भी मोशन से संबंधित है और ये भी मोशन से संबंधित है, ठीक है। ये भी मोशन से संबंधित है, मतलब गति से संबंधित है, और ये भी गति से ही संबंधित है। परंतु अंतर क्या है इसमें, तो जिसके कारण गति हो रही है, जिन बलों के कारण, जिन फोर्सेस के कारण गति हो रही है, जिन फोर्सेस के कारण मोशन हो रही है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द फोर्सेस which are responsible for the motion, मतलब इसमें उन बलों को जिनके द्वारा गति की जाती है, गति होती है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। और दूसरी ब्रांच कौन सी है इसी की, दूसरा भाग कौन सा है, काइनेटिक्स। मतलब इसमें कहेंगे हम कंसीडर द फोर्सेस, मतलब बलों को कंसीडर किया जाता है, बलों को, या फिर जिनके द्वारा क्या की जाती है, गति की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, वहां से कोई व्हील है, वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब गति का कारण कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, तो यहां पर कौन सी चीज आएगी, यहां पर आएगी काइनेमेटिक्स। लेकिन मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल क्षैतिज प्लेन है, उस पर कोई बेलन है, कोई व्हील है, उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल, मतलब उसको धक्का देते हैं, तो ये भी लुढ़केगा, इस प्रकार से रोल करेगा। तो इस काइनेटिक्स के अंदर इस फोर्स को भी, ये जो फोर्स है जो कि गति उत्पादन करने में सहायता कर रहा है, उसको भी क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। तो दोनों बातें हो गई, काइनेमेटिक्स की बात हो गई और काइनेटिक्स की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्स की, कि फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। ये तो हो गई क्लासिफिकेशन हो गया, 2 प्रकार की मैकेनिक्स होती है, स्टैटिक होती है, डायनेमिक्स होती है। स्टैटिक में स्थिर बॉडीज का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ बॉडीज आर इन मोशन, जब वस्तुएं क्या हो, गतिशील हो, तब उनका अध्ययन करते हैं, और डायनेमिक्स में आती है। इसके भी 2 भाग होते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी गति से संबंधित है, काइनेटिक्स भी गति से संबंधित है, लेकिन इसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, इसमें उन फोर्सेस को, उन बलों को कंसीडर नहीं किया जाता है जिनके द्वारा गति की जाती है, जिनके द्वारा मोशन, या जो मोशन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन काइनेटिक्स की बात करें तो इनमें उन बलों को भी कंसीडर किया जाता है जिनके द्वारा गति होती है, मतलब बलों को जिनके द्वारा गति की जाती है उनको कंसीडर किया जाता है। अब ये फोर्स जो टर्म आ रही है, फोर्स, ये जो टर्म आ रही है, फोर्स है क्या चीज। अब ऐसे तो हम बल बराबर, जब बल की बात करते हैं तो द्रव्यमान इंटू त्वरण फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है F = ma। तो F हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं, और m बराबर द्रव्यमान, जिसको kg से डिनोट करते हैं, और त्वरण जो है मीटर/सेकंड², जिसकी यूनिट होती है त्वरण, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जिसको कहा जाता है, उससे हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन बल है क्या चीज, तो पहले हम पढ़ते हैं बल मतलब फोर्स। तो फोर्स क्या है, इट इज एन एजेंट, यह क्या है, एक एजेंट है, विच जनरेट्स मोशन, जो कि उत्पादित करता है, ठीक है ना, जनरेट्स मोशन, और टेंड्स टू जनरेट,
टेंड्स टू जनरेट मोशन, ठीक है ना, ऑन अ बॉडी विच इज इन रेस्ट। यदि कोई वस्तु जो कि किस पोजीशन में हो, रेस्ट पोजीशन पर हो, मतलब स्थिर अवस्था में हो, तो यह क्या है, एक एजेंट है जो कि क्या उत्पादित करता है, जनरेट का मतलब उत्पादन करना, उत्पादन करता है क्या, गति को, या फिर टेंड्स टू जनरेट, टेंड्स का मतलब कह सकता है इसकी प्रवृत्ति रखता है, जनरेट करने की प्रवृत्ति रखता है, गति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको फोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात कि यह क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक है ना, तो इसको आप कह सकते हो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अपन ने पढ़ा सदिश और अदिश के बारे में, ठीक है, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किस किस चीजों से इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, मतलब यदि किसी वस्तु पर बल लगा हुआ है, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु पर हमने कह दिया 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर लगा हुआ है, पॉइंट नंबर ए है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, राइट डायरेक्शन, मतलब ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में लगा हुआ है, ठीक है ना, फोर्स लगा हुआ है, तो इसका इफेक्ट है क्या, ये बॉडी को सरकाएगा इस प्रकार से, तो वो जो इफेक्ट है इस फोर्स का, इस बल का जो इफेक्ट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज देखिए किस किस चीज पर डिपेंड करेगा कि कितने न्यूटन का, कितने मैग्नीट्यूड का, कितने परिमाण का बल लगाया गया है, मतलब ये क्या चीज है, परिमाण ही तो है, मैग्नीट्यूड ही तो है, इसको हिंदी में परिमाण कहा जाता है, अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहा जाता है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया हुआ है, तो इफेक्ट पहला क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इस पर डिपेंड करेगा। नंबर दूसरा, किस दिशा में बल लगाया गया है, मतलब अगर हमको मोशन चाहिए इस दिशा में, इस वाली दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं किस इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। नंबर तीसरी चीज कि किस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है, मान लीजिए यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट सी है, तो किस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है, तो वो भी एक डिपेंड करेगा, तो यहां पर कह सकते हैं अपन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब किस बिंदु पर बल लगाया गया है। और नंबर चौथा कि कौन सी दिशा में, ठीक है ना, नंबर चौथा पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ फोर्स। अब पोजीशन ऑफ फोर्स का मतलब कि मान लीजिए इसको क्षैतिज लगाया गया है, कि वर्टिकल लगाया, ऊर्ध्वाधर लगाया गया है, या फिर हॉरिजॉन्टल लगाया गया है, इस प्रकार से। ये हॉरिजॉन्टल का मतलब किसी एंगल पर, मान लीजिए थीटा एंगल है उस पर लगाया गया है, तो किस पोजीशन पर, ठीक है ना। वहां पर एक टर्म आती है लाइन ऑफ एक्शन की, मतलब ये फोर्स है और इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया गया है, तो इस फोर्स की जो क्रिया रेखा होगी, मतलब यह जो फोर्स है, यह जो बल है, किस क्रिया रेखा पर कार्य करेगा, एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या होता है, अदृश्य लाइन, हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन यह फोर्स है ना, इस फोर्स का पूरा कार्य इस लाइन पर ही होगा, इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, इस बल की क्रिया रेखा, ठीक है। ये चार चीजें हैं जिन पर इस फोर्स का, इस बल का इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा, इस बल का प्रभाव डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अब जब अपन ने लाइन ऑफ एक्शन की बात करी, तो लाइन ऑफ एक्शन में हम एक पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इस लाइन ऑफ एक्शन से ही संबंधित है। इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी,
पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखिए सबसे सिंपल है, छोटा सा प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है प्रिंसिपल कि मान लीजिए किसी वस्तु पर एक फोर्स लगा हुआ है F, ठीक है, और इस फोर्स की, इस बल की लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा क्या होगी, यहां से पास होगी, बिल्कुल जस्ट सीधी लाइन होगी, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि यदि इस फोर्स के बजाय किसी दूसरे, इसी लाइन ऑफ एक्शन पर, इसी क्रिया रेखा पर, किसी दूसरे बिंदु पर या किसी तीसरे बिंदु पर हम समान परिमाण का, समान मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा बल लगा दें, ठीक है ना, इसको हटाकर कोई दूसरा बल लगा दें, तो इसकी स्थिति है ना वो अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी। जैसे कि मान लीजिए 20 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और किस बिंदु पर लगा हुआ है, इस ए बिंदु पर लगा हुआ है, ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में, इस दिशा में, एक्स दिशा में। अपन ये मैग्नीट्यूड मानते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स दिशा में बल लगा हुआ है। अब मैं कहूं कि इसकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि एक इसी बॉडी पर, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। पहला तो पॉइंट ए पर लगा दिया। अब मान लीजिए मेरे पास में बिंदु बी है, ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 किलोन्यूटन। तो मैं इस बिंदु बी पर, ए की बजाय क्या करूंगा, इस बिंदु बी पर 20 किलोन्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और उसकी दिशा भी क्या रखूंगा, समान दिशा रखूंगा। तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि यदि किसी लाइन ऑफ एक्शन पर, किसी बॉडी की कोई फोर्स लगा हुआ है किसी बॉडी पर, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर इस बिंदु की बजाय, किसी एक बिंदु की बजाय किसी दूसरे बिंदु पर समान परिमाण और समान दिशा में कोई बल लगाया जाए, तो उसकी अवस्था क्या होती है, अपरिवर्तित होती है, अनचेंज रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए 20 किलोन्यूटन बी की जगह सी पर लगा दें। मान लीजिए यहां पर ये बॉडी है और ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहां पर सी पॉइंट है, यहां पर मैंने लगा दिया और कितने न्यूटन का लगाया, 20 किलोन्यूटन का लगाया, और इसी डायरेक्शन में। तो इसकी क्या होगी, दिशा अपरिवर्तित रहेगी। और हम कह सकते हैं एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अवस्था क्या है, साम्य अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मतलब साम्य अवस्था, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब अगर बॉडी स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट लेते हैं इसी में ही, टाइप्स, जिसमें आता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और इसी के अंदर हम अलग अलग प्रकार के बलों का अध्ययन करेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लगे हुए हों। मान लीजिए यहां भी लगा हुआ है, 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 इस प्रकार से बहुत सारे बल लगे हुए हैं। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ सेम डिफरेंट मैग्नीट्यूड और इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मान लीजिए ये एक बॉडी है, जैसे ये प्लेन था, ऐसे ही बॉडी मान लेते हैं, हमने 3D बॉडी मान ली। उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग मैग्नीट्यूड के अगर लगा दिए जाएं, ठीक है ना, तो इस तंत्र को, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को कहा जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मान लीजिए 20 किलोन्यूटन का लगा हुआ है, ये 30 किलोन्यूटन का लगा हुआ है, ये 40 किलोन्यूटन का लगा हुआ है, ये 50 किलोन्यूटन का लगा हुआ है। अब देखिए इनकी दिशा भी अलग अलग है और इनका मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण भी अलग अलग है। तो इस तंत्र को क्या कहा जाएगा, इस तंत्र को कहा जाएगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और डेफिनेशन, परिभाषा कैसे देंगे, अगर हिंदी की बात करें तो हम कह सकते हैं यदि किसी तंत्र पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे अलग अलग परिमाण और अलग अलग दिशा में बल लगा दिए जाएं, तो यह क्या कहलाता है, बलों का तंत्र कहलाता है। और अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन होगी, परिभाषा क्या होगी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस are of different magnitude and applied on different directions, then the system is known as system of
फोर्सेस, ठीक है, ये बात हो गई सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। अब कौन कौन से फोर्सेस इसके अंदर आते हैं, देखिए 3 प्रकार के मेनली होते हैं। सबसे पहला इसको कहते हैं कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर, अब देखिए ये जो वर्ड है ना, इसको हिंदी में कहा जाता है संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में। अब मान लीजिए कोई फोर्स लगा हुआ है F1, ठीक है ना, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, क्रिया रेखा एक ही होगी। इमेजिनरी लाइन कहते हैं कि भाई ये जो बल है वो इसी लाइन पर कार्य करेगा। अब मान लीजिए इसी लाइन पर कोई दूसरा फोर्स हो जिसको F2 दे दें हम, और इसी लाइन पर कोई तीसरा फोर्स हो जिसका नाम है F3, तो ये क्या है, सारे के सारे फोर्सेज F1 F2 F3, इनकी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, संरेखीय, मतलब ये एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं। द फोर्सेस which acts on a same line of action which are known as कोलिनियर फोर्सेस। अगर एक ही रेखा में कार्य करें तो उनको क्या कहा जाता है, संरेखीय, ठीक है। नंबर दूसरा जिसको क्या कहा जाता है, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर, अब देखिए इसको मतलब, इस कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, समतलीय, और फोर्स का मतलब बल। समतलीय मतलब एक ही तल में, मतलब इन अ सिंगल प्लेन। अब मान लीजिए ये एक प्लेन है, प्लेन का मतलब एक तल है, ठीक है ना। जैसे अपन मानते हैं कि ये एक बॉडी है, ये बॉक्स है, तो इसके कितने प्लेन हो गए, कितने तल हो गए, एक सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक साइड वाला, एक पीछे वाला, एक इधर पीछे वाला, एक नीचे वाला, बहुत सारे हो गए, मतलब 6 प्लेन हो गए, ठीक है ना। तो एक तल का मतलब ये प्लेन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन हो गई, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो एक ही तल में अब मान लीजिए इसमें फोर्स लगा हुआ है, इसमें फोर्स लगा हुआ है, अलग अलग दिशा में, तो ये क्या हो गए, कौन से बल हो गए, कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। और तीसरा क्या आता है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसी से बहुत सारे बल निकलेंगे। तीसरा आता है जिसको कहा जाता है कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलने वाले, मतलब मान लीजिए कोई बिंदु O है, उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन से आया, इस दिशा से आया, F1 नाम दे दिया हमने। दूसरा फोर्स है वो इस दिशा से आया, उसको F2 नाम दे दिया। तीसरा फोर्स नीचे से आया, उसको नाम दे दिया F3। तो ये तीनों फोर्सेस, तीनों बल क्या है, एक ही बिंदु पर आकर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस। तो आपको कितनी चीजें याद रखनी है, संरेखीय मतलब कोलिनियर याद रखना है, कोप्लेनर याद रखना है, और कॉनकरेंट याद रखना है, ठीक है ना। इसी से आगे बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि संरेखीय समतलीय, कोलिनियर कोप्लेनर, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में भी होने चाहिए और एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कोप्लेनर कॉनकरेंट, दोनों को एक साथ ले लूं, तो कोप्लेनर का मतलब एक ही तल में होने चाहिए और एक बिंदु पर मिलने चाहिए। इनकी बात अभी करेंगे हम। उससे पहले एक चौथा नंबर का फोर्स लेते हैं हम, जिसको कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल का मतलब समांतर, और बल का मतलब, फोर्सेस का मतलब बल। तो पैरेलल फोर्सेस का मतलब समांतर बल, मतलब जब बहुत सारे फोर्स लगे हों, F1 F2 F3, ठीक है ना। अब देखिए अगर F1 की बात करूं, इसकी दिशा नीचे की ओर है और इसकी क्रिया रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन यहां से निकलेगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से निकलेगी, इस प्रकार से इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से निकलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जब बहुत सारे बलों की क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ठीक है ना, पैरेलल हो। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मान लीजिए एक ही वस्तु पर लगे हुए हैं ये, ठीक है ना, एक ही वस्तु पर। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देयर लाइन ऑफ एक्शन is parallel to each other, then forces are known as parallel forces। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है like parallel
पैरेलल फोर्स, और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल। अब देखिए लाइक का मतलब जब सारे के सारे फोर्सेस समांतर तो वही हो लेकिन एक ही दिशा में हो। लाइक का मतलब एक ही दिशा, एक ही दिशा में हो, ठीक है ना। ऊपर की तरफ हो तो ऊपर की तरफ ही हो, नीचे की तरफ हो तो नीचे की तरफ हो। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मतलब कि एक दिशा में न होकर अलग अलग दिशा में हो। जैसे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, एक नीचे की ओर है, दूसरा ऊपर की ओर है, तीसरा नीचे की ओर है। समांतर तो वही है लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। इसको क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको ये चीज तो समझ में आई होगी। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स में हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। उसमें डायनेमिक्स के दो भाग देखे, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। उसके बाद में हमने देखा, ठीक है, फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वो 4 प्रकार हमने देखे। फिर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने देखा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक्स का एक पार्ट है, ठीक है ना। बेसिक है, यहाँ से शुरुआत है मैकेनिक्स की, ये आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोलिनियर और कोप्लेनर को एक साथ मिला दिया, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, हम कैसे समझेंगे। नॉन कोलिनियर कर दिया और कोप्लेनर कर दिया, या फिर नॉन कोप्लेनर कर दिया और कोलिनियर कर दिया, इस प्रकार से इनको मिलाकर, ठीक है ना। अभी 3 तो अपन को याद रखने हैं, कोलिनियर याद रखना है, कोप्लेनर याद रखना है, कॉनकरंट याद रखना है। इसी से ही अब इनका डायग्राम भी अपन को याद रखना है। जैसे कोलिनियर है एक ही लाइन में होता है, कोप्लेनर है वो एक ही प्लेन में होता है, और कॉनकरंट है वो एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। इन तीनों फोर्सेस को आप याद रखिएगा। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।